हेलो बच्चों। तो देखिए एक बार फिर से मुलाकात तो हो ही गई आपसे आज के इस बहुत बेहतरीन लेक्चर में, जिसका नाम है, हमने अभी जैसे आपको बताया कि हमने एकलव्य सीरीज का शुरुआत किया है। ये और कुछ नहीं है बल्कि जितने भी हमारे प्यारे प्यारे बच्चे कक्षा 12 क्लास 12 से हमको देख रहे हैं, किसी भी बोर्ड के हो आप, चाहे यूपी हो चाहे सीबीएसई हो या हो सके तो आईसीएसई भी हो, पढ़ना तो हमें मिला के एनसीईआरटी ही है और एनसीईआरटी ही पढ़ा रहे हैं तो कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि पढ़ना आपका काम है, पढ़ाना हमारा काम है। तो हम आपको पढ़ा भी रहे हैं, नोट्स भी दे रहे हैं पूरे चैप्टर का, और साथ साथ में आपके लिए जो भी जरूरी हमसे बन सकता है, जैसे आपका मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन पेपर हो गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हो गया, उसको हम सॉल्व भी करवाने की कोशिश इस पूरे सीरीज में करते रहेंगे। अगर आज आप इस सीरीज का पहला लेक्चर देख रहे हैं तो आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके पहला लेक्चर देखिए, क्योंकि एक तो वैसे ही ये सीरीज सिर्फ 60 लेक्चर के लिए बनाई गई है, 60 दिन के लिए बनाई गई है, और अगर उसमें भी आप कोई एक आध लेक्चर छोड़ देंगे तो फिर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां से खत्म हो जाएगी समझाने के लिए और आपको अच्छा नंबर दिलाने के लिए। इसलिए अगर हो सके तो पूरा का पूरा सीरीज फॉलो करिए। और पिछले लेक्चर के स्टार्टिंग में तो 5-6 मिनट हमसे बात हुई थी आपसे, क्यों? क्योंकि सब समझाना था, बताना था। आज जल्दी शुरू करते हैं क्योंकि आज हमको हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर आधा खत्म कर देना है, मतलब हाफ पार्ट पे पहुंच जाना है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए हमारे मोबाइल में हमारा पूरा नोट्स है, जैसे कि हमने पहले लेक्चर में भी कहा था, और हमने आपको एनसीईआरटी में एक बार फिर से पेस्ट करा दिया है। टॉपिक हमारा क्या था भैया? पहला टॉपिक हमारा था माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, जो कि पिछले लेक्चर में कंप्लीट हुआ है। और सिर्फ पहला ही टॉपिक नहीं कंप्लीट हुआ, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी भी कंप्लीट किए गए हैं। आज हम दूसरा और तीसरा टॉपिक कोशिश करेंगे कि पूरी तरह से खत्म कर दें अपने इस 25 से 30 मिनट के छोटे से लेक्चर में। तो देखिए बच्चों, दूसरा टॉपिक क्या है? सभी लोग प्लीज फिर से एक बार कॉपी ओपी अपना निकाल लीजिए और सबसे पहले हमारी मदद करिए। आप लोग अपने कॉपी में फिर से लिखिए चैप्टर का नाम, जिसका क्या नाम है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। क्या लिखना है? माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। एक बार फिर से हम लोग चैप्टर का नाम डालेंगे, और चैप्टर का नाम डालते ही हमको क्या याद आता है कि भैया एनसीईआरटी का चैप्टर 8 है, यूनिट 3 का हमारा ये पार्ट है, जो कि पूरा इसका बेहतरीन तरीके से हमने विश्लेषण या एक्सप्लेनेशन पिछले लेक्चर में कर दिया था। और आज हमारा होने वाला है इस चैप्टर का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है, यही कहीं हम टॉपिक लिख लेते हैं, इसी किनारे लिख लेते हैं। तो ये हमारा एनसीईआरटी का टॉपिक होने वाला है, जिसका क्या नाम होगा बच्चों? जिसका नाम होगा माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। देखिए पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात किया कि घर में हम कर्ड कैसे बनाएं, घर में हम ब्रेड कैसे बनाएं, या ब्रेड बनाने में क्या चीजें लगती हैं, इडली डोसा बनाने में क्या चीजें लगती हैं। ये हमारा एनसीईआरटी का सेकंड टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जो कि हमें इसके अंदर पढ़ना है। तो इसे हम जल्दी से खत्म करके फिर तीसरा टॉपिक शुरू करते हैं। वही पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में सीधे आएगा, फर्जी अथवा फालतू हम कुछ नहीं पढ़ेंगे। तो आप लोगों ने हेडिंग लगा लिया होगा अपनी कॉपी में। अब देखिए बच्चों, आइए हम शुरू करते हैं। तो हमारा क्या है भैया? माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल यूज। इसमें आज हमको पढ़ना है, देखिए इंडस्ट्री में क्या क्या चीजें यूज होता है। तो अगर हम बात करें कि माइक्रोब्स का इंडस्ट्रियल यूज क्या है, तो देखिए इंडस्ट्रियल यूज में सबसे पहले जो इंडस्ट्री में होगा या बनेगा बड़े पैमाने पे, उसे हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन। मतलब इंडस्ट्री में किसी भी चीज को ज्यादा मात्रा में बनाने के प्रोसेस या प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं फर्मेंटेशन करना, उसको बनाना। फर्मेंटेशन छोटी चीजें नहीं की जाती। जैसे घर में एक गिलास शरबत बनाना है तो बना लिए, लेकिन अगर वही एक गिलास स्प्राइट पीना है तो घर में हम नहीं बना सकते। स्प्राइट को फर्मेंट करना पड़ेगा एक बहुत बड़े कोका कोला कंपनी या स्प्राइट की कंपनी में, जो भी कंपनी जिसको बनाती होंगी। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले फर्मेंटेशन में पहला टॉपिक आता है अल्कोहल।
अल्कोहल। अच्छा, अल्कोहल है क्या? अल्कोहल बहुत ज्यादा कुछ घातक परिणाम तो नहीं देता है, सिर्फ और सिर्फ ये एक प्रकार का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो कि ऑब्टेन्ड कहां से होता है? तो फर्मेंटेड प्रोडक्ट है जो कि ऑब्टेन्ड होता है ब्रीवर ईस्ट से, बेकर ईस्ट नहीं, ब्रीवर्स ईस्ट। बेकर ईस्ट कहाँ यूज होता था? लास्ट लेक्चर में हमने आपको बता दिया है भैया, ठीक ठाक से ब्रेड में यूज किया जाता था। यहाँ पे अल्कोहल को बनाने के लिए हमें ब्रीवर ईस्ट से इसको ऑब्टेन करना पड़ेगा, और जब इसको हम फर्मेंटेड करेंगे तो फर्मेंटेशन में होगा क्या? और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ इसमें हमारी डिफिनीशन कहती है कि सैक्रोमाइसेस ईस्ट एंड सम ऑफ द बैक्टीरिया चेंज फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज इनटू इथेनॉल एंड CO2। मतलब इस ब्रीवर ईस्ट में दो प्रकार के बैक्टीरिया मिले रहते हैं, एक का नाम है सैक्रोमाइसेस, सैक्रोमाइसेस, और कुछ प्रकार के ईस्ट, ईस्ट एक खुद ही है ब्रीवर ईस्ट, और बैक्टीरिया का पूरा नाम लिखना है तो लिख लीजिए सैक्रोमाइसेस सेरेविसियाई, जो कि पिछले लेक्चर में भी हमने आपको बता दिया था इस बैक्टीरिया का नाम। तो ये भैया दोनों ब्रीवर ईस्ट, और अगर एरो ना लगा के प्लस लगा दें, ये दोनों लोग मिलके बनाते क्या हैं? इनमें हम लोग इसको अल्कोहल बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या डाल देते हैं? हम उसमें और कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ फ्रक्टोज मिक्स कर देंगे। मतलब ले लेंगे फ्रक्टोज और उसी के साथ डाल देंगे ग्लूकोज। इन दोनों को हमने जैसे ही डाला वैसे ही इन दोनों की प्रेजेंस में, मतलब ब्रीवर ईस्ट के और सैक्रोमाइसेस सेरेविसियाई के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट हो जाएगा इथेनॉल में, और इथेनॉल के साथ साथ इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और इसी इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग हर जगह एक ही नाम से बुलाते हैं, उसका नाम है मदिरा, अल्कोहल, दारू, शराब, चाहे जो भी कहिए, चीजें एक है, मतलब सामान एक ही है, मटेरियल एक ही है। तो जानते हैं, मान लीजिए थोड़ा कोई पी पा लेगा, थोड़ा अच्छे मूड में आ जाएगा, फिलहाल आप लोग ऐसा काम ना करिएगा। अच्छा, दो प्रकार का होता है अल्कोहल, दो प्रकार का होता है, एक होता है डिस्टिल्ड अल्कोहल और एक होता है नॉन डिस्टिल्ड। अगला लिखिए सेकंड पॉइंट भैया, एक होता है डिस्टिल्ड अल्कोहल। अच्छा, डिस्टिल्ड अल्कोहल क्या होता है सर? डिस्टिल्ड अल्कोहल, और दूसरा होता है नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल। ये क्या बवाल है सर जी? नए नए चीज हर लेक्चर में आप पढ़ाते चले जा रहे हैं, हमको समझ में तो आ रहा है लेकिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अब पढ़ लीजिए भैया, नहीं तो अब मौका नहीं मिलेगा, और अगर अगली क्लास में इंटर फिर पढ़ेंगे हमको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए एक बार में पास होके चले जाइए, जहां भी जाना हो आपको, बार बार देरी ना कीजिए। तो जो डिस्टिल्ड अल्कोहल होता है, इसमें आते हैं नशीले पदार्थ, जितने भी हमारे नशीले पदार्थ हैं, जिनको पीने से ठीक ठाक नशा होके नाली में आदमी गिर पड़ेगा, वो आएगा डिस्टिल्ड अल्कोहल में। नॉन डिस्टिल्ड अल्कोहल ज्यादा घातक नहीं होता है, और ये गैर नशीली दवाई है। क्या है? गैर नशीला पदार्थ। अच्छा, ये क्या कंडीशन है सर? इसको थोड़ा हमको डिटेल में समझाइए। देखिए, आपको एक चीज जाननी होगी, एक प्रकार का हमारा नोट्स जो हमारे सामने है, ये क्या कह रहा है कि जो ईस्ट होता है, मतलब ये जो ब्रीवर ईस्ट है, जब इसमें हम इसको 1% से लेके 13% के बीच में यूज करेंगे, किस चीज को? अल्कोहल को बनाने में। ध्यान से सुनिएगा, जब भी हम ब्रीवर ईस्ट को 1% से 13% के बीच में यूज करेंगे अल्कोहल को बनाने में, मतलब 1 गिलास पानी लीजिए या 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसी 1 लीटर पानी में इसी ब्रीवर ईस्ट जो ईस्टो लिखा है इसको लीजिए और करीब 13% ऐड कर दीजिए, उसी 13% इसको डाल दीजिए। ठीक, कैसे जानेंगे 13%? मान लीजिए एक डब्बा है, उसमें 100 बूंद ब्रीवर ईस्ट है, 13 बूंद डाल दीजिए। अच्छा, 13 बूंद जब डाल दिए तो क्या होगा? वो पानी जो है, इस ईस्ट को जिसको डाले हैं, इसको कपड़ा बांध के किसी जगह पे रख दीजिए। 15-20 दिन तक जब ये उसमें बिल्कुल से सड़ जाएगा, उसके ऊपर बिल्कुल हवा ना जाए उसमें, ऑक्सीजन के एब्सेंस में, इसीलिए उसके मुंह पे कपड़ा बांध देना है। आप लोग जानते भी होंगे, जो बच्चे गांव से हैं, सिरका बनाते हैं। अगर सिरका जैसे कुछ दिन तक रखते हैं, उससे ज्यादा दिन तक रख देंगे तो वही अल्कोहल बन जाएगा, दारू बन जाएगा। तो एक मतलब वो पीने लायक तो नहीं रहेगा क्योंकि सड़ जाएगा, लेकिन बनाते गाँव में वैसे ही है, जो महुआ हुआ वाला होता है, हाँ बस वही वाला। ठीक,
ठीक, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए कि किसी भी फर्मेंटेशन में 13% से ज्यादा, अगर 13% से ज्यादा हमने ब्रीवर ईस्ट का यूज कर लिया, तो जो दवाई बनेगी वो बनेगी डिस्टिल्ड एल्कोहल। और अगर 13% से कम किए हैं तब वो क्या एल्कोहल जो होगा वो रहेगा नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल। अच्छा, ऐसा काहे, जो नेचुरली एल्कोहल बनता है वो सही सही बिना नशे वाला बनाया जाता है, गैर नशीला पदार्थ नॉन डिस्टिल्ड एल्कोहल। अच्छा, ऐसा सर क्यों, ताकि आदत ना पड़े, या कोई आदमी पी रहा है तो होश में रहे, कम परेशान हो, कम पगलाए और सबको ठीक से जीने दे, जो पीने वाले हैं उनके लिए हमने बताया। अच्छा, ऐसा क्या कंडीशन है, इसमें दो ही चीज बनता है, एक तो बनेगा वाइन और दूसरा बनेगा बियर। एक बनेगा वाइन और दूसरा बियर, मतलब ये दोनों स्वास्थ्य के लिए ज्यादा नशीले नहीं माने जाते। अच्छा सर जी, ऐसा का है ज्यादा नशीला नहीं है, क्योंकि इसमें जो आपका वाइन है परसेंटेज जरूर याद करिएगा, वाइन में करीब 9 से 12% यूज होता है ईस्ट, और बियर में 3 से 6% यूज होता है ईस्ट। अच्छा, इसमें क्या है कि डिस्टिल्ड वाले में क्या आएंगे, डिस्टिल्ड में जितने रहेंगे सब में 13 से ज्यादा रहेगा, इसमें 12 तक ही है। अच्छा, 13 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, एग्जांपल देखिए, तुरंत लाइव दिखा दे रहे हैं। मान लीजिए ये है एक डब्बा, हमने इसमें भर दिया पानी, और पानी भर दिया, उसके बाद में इसमें हमने ऐड कर दिया 13% ईस्ट। अब ये जो 13% ईस्ट है ये खुद इतना ज्यादा विषैला पदार्थ निकालता है, इतना पॉइजनस, इतना जहरीला, इतना टॉक्सिक पदार्थ निकालेगा कि अगर 13% से ज्यादा ईस्ट मिला देंगे इसमें, तो जो ईस्ट खुद इसको फर्मेंट कर रहे हैं वो मर जाएंगे। मतलब इतना ज्यादा जहरीला ये पानी हो जाएगा कि जिन ईस्ट को हमने जहर बनाने के लिए लाया था वो खुद अपने जहर से मर जाएंगे। तो 13% वाला बनता कैसे है, हम अलग से उसका फर्मेंटेशन करते हैं, आर्टिफिशियली करते हैं, इसीलिए इनमें 13% से कम है, इसको पीने से ज्यादा नुकसान नहीं है। अच्छा, उसके बाद थोड़ा तगड़ा तगड़ा बताइए, 13% वाले बच्चों का मन नहीं मान रहा है, तो देखिए पहला लिखिए, पहला है भैया विस्की, विस्की। दूसरा क्या कंडीशन है, दूसरा है ब्रांडी, ब्रांडी जो भी आप लोग कहते हो भैया। तीसरा क्या है, हमारा पढ़ाना काम है, पढ़ा के हम निकल जाएंगे, आप लोग यूज करके चेक करके बताइएगा। तीसरा है रम, रम का फुल फॉर्म होता है रेगुलर यूज मेडिसिन, रेगुलर यूज मेडिसिन, और थोड़ा सा ज्यादा तगड़ा मेडिसिन है ये, इसीलिए जो सरहद पे फौजी वौजी लगे होते हैं हमारे फौजी भाई वही, उनको रोज रोज यूज करने को दिया जाता है, ताकि जो सियाचिन में -187-88 डिग्री में ड्यूटी कर रहे हैं उनके बॉडी का टेम्परेचर बना रहे, वो यूज करेंगे तब ठीक है। अब कोई यहाँ रहने वाला है, रोज रम चढ़ा लिया है तो निपट जाएगा, जाहिर सी बात है। उसके बाद क्या है, उसके बाद इसी में 2-3 चीज और आता है, जैसे आपका हो गया वोडका, 4 बोतल वोडका हनी सिंह वाला। चौथा, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, लास्ट वाला एक और है जिसका नाम होता है स्कॉच, SCOTCH। अच्छा, कहते हैं कि इसको पोटैटो से बनाया जाता है, अब पता नहीं, हमको सुनने में आया था, हमने लिखवा दिया, मन करे लिखिए पोटैटो, मन करे ना लिखिए, इतना जरूर तुरंत नोट करिए ताकि इसको हम अपना स्लाइड आगे बढ़ाएं और आपको और तगड़ी चीजें पढ़ाएं। फिलहाल ये हमारा फर्मेंटेशन NCERT का कहता है। अच्छा, उसके बाद क्या है, उसके बाद एक चीज ये कहता है, इसी में किनारे कहीं आप लोग लिख लीजिएगा हैशटैग बना के, एक चीज कह रहा है कि फंगी जो है उसका एक प्रकार होता है, कह रहा है एक जीन होता है फंगी का, उसका नाम क्या है, उसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिटीज, स्ट्रेप्टोमाइसिटीज। ये एक ऐसा जीनस है, एक जीनस है किसका, फंगी का, जो सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करता है, लार्जेस्ट एंटीबायोटिक्स बनाने में मदद करता है। और दूसरा चीज कह रहा है भैया कि फंगी जो खुद होता है, जो दूसरा कह रहा है कि जो खुद फंगी होता है इसका जो नेचर है, मतलब ये खुद कैसा होता है, इसका जो नेचर है ये होता है कैसा, इसको थोड़ा सा मिटा दें, अगर मान लीजिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देंगे तो यहाँ आप लोग इसको लिख लीजिएगा, इसको हम मिटा रहे हैं, देखिए
तो देखिए कह रहा है जो फंगी खुद होता है, जैसे फंगी मतलब क्या, दाद, किसी आदमी को दाद हो गई, रिंगवॉर्म हो गया, अब वो हमारे बॉडी पे टिका है, अपना फायदा ले रहा है, हमको नुकसान पहुंचा रहा है, तो हमसे फायदा ले रहा है मतलब हम पर डिपेंड है, मतलब जो दूसरे पे डिपेंड रहे उसका नेचर होता है हेट्रोट्रॉफिक नेचर, हेट्रोट्रॉफिक नेचर। तो फंगी होता है हेट्रोट्रॉफिक नेचर का, इसीलिए इसे हम लोग कहते हैं हेट्रोट्रॉप्स। क्या? हेट्रोट्रॉप्स। इतना लिख लीजिए, इसको इरेज करें, उसके बाद अगली स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अब आपको पढ़ाते हैं कि डिस्कवरी कैसे हुई थी, किस चीज की डिस्कवरी कैसे हुई थी भैया, एंटीबायोटिक्स की। बच्चों आइए अब हमारे साथ नया हेडिंग डालिए इसी में, डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। सर जी कितने नंबर का आएगा एंटीबायोटिक्स? लिख लीजिए बगल में, #5 नंबर। सीबीएसई हो चाहे यूपी हो, जो उसके पेपर का लॉन्ग क्वेश्चन होगा उसी में आएगा डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स, तो कायदे से नोट कर लीजिएगा। अच्छा ये इसको पढ़ते हैं। एंटीबायोटिक्स का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है? एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? लिख लीजिए एक किनारे कहीं पे, तो ऐसे ही लिख लीजिएगा आप लोग, हमारे तरह जैसे लिखवा रहे हैं आपको। एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या होता है? अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो अगेंस्ट द लाइफ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कह रहा है भैया। पिछले लेक्चर में हमने आपको बताया था, क्या बताया था? पिछले लेक्चर में हमने आपको ये एक्सप्लेन किया था कि आखिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे होते हैं, मतलब जो हमको नेकेड आई से नहीं दिखते हैं, हमारी आंख से जो नहीं दिखते हैं, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, जो भी तामझाम है, ये काम क्या करते हैं? तो कुछ तो यूजफुल होते हैं जो हमको इस चैप्टर में पढ़ना है, लेकिन कुछ हार्मफुल होते हैं, उसके लिए हम लोग खाते हैं क्या? उसी के लिए हम लोग खाते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक में बहुत सारी जितनी दवा है सब एंटीबायोटिक है। अच्छा एंटीबायोटिक शुरुआत कहां से हुई थी या इसकी डिस्कवरी कहां हुई? तो दूसरा लिखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट एंटीबायोटिक्स कौन सी थी? पहली एंटीबायोटिक्स कौन सी खोजी गई थी? तो फर्स्ट एंटीबायोटिक थी भैया पेनिसिलिन, पेनिसिलियम। क्या नाम था उसका? पेनिसिलियम। अच्छा पेनिसिलियम, पेनिसिलियम मतलब वही जो आंख में पेनिसिलिन डाली जाती है, यही पहला एंटीबायोटिक्स खोजा गया था। अच्छा कब खोजा गया था? तो खोजा तो गया था 1928 में, 1928। लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्यों? क्योंकि ये 1928 एनसीईआरटी में नहीं दिया गया, लेकिन अब जो लिखवा रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। इसको डिस्कवर कौन किए थे? इसको डिस्कवर कौन किए थे? तो डिस्कवर्ड बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग चाचा जो थे, उन्होंने भैया इसकी डिस्कवरी की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एक बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी? पेनिसिलिन की। अच्छा हुआ क्या था? आइए आपको कहानी सुनाए। कहानी हमको सुनाना थोड़ा ज्यादा पसंद है, और हमारे घर में जो है हम सबसे कहते हैं कोई कहानी सुनाओ, सब हमसे बहुत परेशान है। आप लोगों को कोई कहानी अगर याद हो कमेंट में भेज दीजिएगा, हम पढ़ेंगे सुकून से, ठीक? अब देखिए कह रहा है भैया एक चीज, एंटीबायोटिक्स का मतलब होता क्या है? तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम करे। हमारे बॉडी में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए हैं, जिसे जुकाम हुआ है, जुकाम में राइनो वायरस है, वायरस एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, हम मेडिकल स्टोर पे गए, खरीद लिए जुकाम की दवाई, जैसे दवाई खाए, जो राइनो वायरस है उसको हमारी दवा भगाने का काम करेगी, तो अगेंस्ट द लाइफ ऑफ राइनो वायरस, यही है एंटीबायोटिक। समझे? आप समझ गए होंगे। दूसरा चीज देखिए, अच्छा इसकी डिस्कवरी कैसे हुई? सबसे पहला जो एंटीबायोटिक था वो था पेनिसिलिन। हुआ क्या था? ध्यान से समझिए। एक कंडीशन ये है, एक बार असल में हुआ क्या था, एक था बैक्टीरिया, एक था बैक्टीरिया। अच्छा ये क्या है? इसका नाम है पेट्री डिश। पेट्री डिश क्या होता है सर? पेट्री डिश का मतलब जो माइक्रोस्कोप में एक छोटा सा शीशा कांच होता है, जिसपे रख के हम, जैसे मान लीजिए किसी चीज का एक्सपेरिमेंट करना है, तो माइक्रोस्कोप पे जिस कांच पे सामान रख के हम उससे देखते हैं,
वो कांच जिसपे सामान रखा है उसे हम लोग पेट्री डिश कहते हैं। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग साहब, एक बार एक बैक्टीरिया पे कर रहे थे डिस्कवरी, तो इन्होंने उस पेट्री डिश के ग्लास पे, कांच पे छोटे छोटे बैक्टीरिया को लाके डाल दिया। अच्छा, बैक्टीरिया का नाम क्या था? बैक्टीरिया का नाम था, जो बैक्टीरिया था उसका नाम था स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई। स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई बैक्टीरिया। अच्छा, इससे फायदा क्या था? फायदा कुछ नहीं था, इसी के ऊपर कर रहे थे डिस्कवरी। अच्छा, डिस्कवरी कर रहे थे कैसे पेनिसिलिन का खोज हो गया, बता रहे हैं भैया। देखिए, जैसे हम लोग खाना खा लेते हैं तो बर्तन वर्तन तुरंत धुलने का मन नहीं करता, रख देते हैं, कहते हैं शाम को जब फिर से खाना खाने वाले रहेंगे धुल के खा लेंगे, क्या दिक्कत है, बर्तन ही तो है, जो जूठन पड़ा है पड़ा रहने दो। वैसे ये भी कलाकार थे, इनको फोन आ गया, अब मिलने जाना रहा होगा, समझ रहे ना कहां से फोन आता है, फोन आ गया, ये चले गए मिलने बेचारे। लेकिन कंडीशन ये है कि 3-4 दिन ये लैब में लौट के आए ही नहीं। जब लैब में ये नहीं लौट के आए तो जो जूठा इनका पेट्री डिश पड़ा था बैक्टीरिया सहित, वो पड़ा ही रह गया। जब पड़ा ही रह गया और ये लौट के आए तीसरे की चौथे दिन, तब इन्होंने क्या देखा? इन्होंने देखा कि जो किनारे किनारे के इनके बैक्टीरिया हैं, क्या चीज है, इस पेट्री डिश में जितने किनारे किनारे के बैक्टीरिया हैं ये बेचारे गायब हो गए हैं। ये गायब हो गए, जो बीच वाले थे 3-4 तो वही बचे थे। इन्होंने कहा ये क्या कंडीशन है? इनको देखने को मिला कि किनारे किनारे एक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया है। जब ये माइक्रोस्कोप से चेक किए, इन्होंने कहा ये क्या चीज है? इनको ये पता लगा कि किनारे किनारे एक प्रकार का आ गया है ईस्ट, मतलब फंगी। और उस फंगी का नाम क्या है? उस फंगी का नाम था पेनिसिलियम। उस फंगी का नाम था पेनिसिलियम, जो इस स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई के ग्रोथ को, इसके क्या चीज, इसके ग्रोथ को क्या करता था? इसके ग्रोथ को इनहिबिट कर देता था, रोक देता था। इनहिबिट मतलब स्टॉप, इनहिबिट द ग्रोथ, इसके ग्रोथ को स्टॉप कर देता था। अच्छा, इससे दिक्कत क्या था? यही स्ट्रेप्टोफाइलोकोकाई जैसे हमारे आंख में पड़ जाता है, हमारी आंख में सूजन आ जाएगी, आंख उठ जाएगी, आंख लाल हो जाएगी, और जैसे पेनिसिलिन डालेंगे आंख ठीक आ जाएगी। समझे हो? जैसे पेनिसिलिन डालेंगे आंख ठीक हो जाएगी। यही इसका कंडीशन है, पेनिसिलिन का यही काम है। अब चच्चा बड़े खुश हो गए, बहुत सही बहुत सही बहुत सही, लेकिन इनको कुछ पता होता नहीं था ये क्या कंडीशन हुआ। वो तो दो इनके चेले और थे, इनके 2 छोटे छोटे चेले स्टूडेंट रहे होंगे, या कोई और 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके पूरे काम को चेक किया। इन्होंने डिस्कवरी तो की, लेकिन गलती से ही तो हुआ। चले गए थे मिलने 3-4 दिन के लिए, और यहाँ आए तो और कुछ हो रहा था, समझ रहे हो ना। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद भैया इनके 2 बहुत बढ़िया चेले थे, जिनका नाम था, इधर लिख लीजिएगा, एक का नाम था फ्लोरे और एक का नाम था चेन। ये 2 साइंटिस्ट थे, अच्छा, इन्होंने किया क्या? इन्होंने और कुछ नहीं किया, पूरे पेनिसिलिन के पूरे रोल को, पेनिसिलिन का जो रोल होता है, जो काम करता है, उसको उन्होंने डिस्कवर किया और उसके रोल को पूरी दुनिया के सामने लाके क्या किया? पूरी दुनिया के सामने लाके उनके वर्क को एक्सप्रेस किया। उन्होंने बताया कि असल में पेनिसिलिन क्या काम करती है। और सबसे अच्छी बात उसमें क्या थी बच्चों? सबसे अच्छी बात यह है कि उसी के साथ साथ, मतलब इन दोनों के साथ साथ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ऐसे लिख लीजिएगा एक किनारे उसी अपने नोट्स में। देखिए, हम बार बार मिटाएंगे तो वीडियो का टाइम बढ़ेगा, इसलिए इकट्ठे लिखवा दे रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं, लिखना ही तो है। आप लोग कॉपी में लिख रहे हैं, हम इसमें लिख के पढ़ा दे रहे हैं। तो देखिए, इन सभी को, मतलब मिस्टर फ्लोरे, मिस्टर चैन, वो चैन पहनने वाला नहीं है चाचा, चेन, एंड मिस्टर फ्लेमिंग, इन तीनों मिस्टर जी को 1945 में दिया गया नोबेल प्राइज।
इन तीनों चाचाओं को दिया गया था नोबेल प्राइज। इन तीनों लोगों ने जीत लिया था नोबेल प्राइज। अच्छा, जब तीनों लोगों ने नोबेल प्राइज को जीत लिया तब क्या हुआ? बहुत ज्यादा नाम हो गया, पेनिसिलिन की डिस्कवरी अच्छी हो गई, सब लोग खुश हो गए, इन्होंने दुनिया को कुछ दिया और दुनिया ने इनसे कुछ लिया। ये हो गया डिस्कवरी ऑफ एंटीबायोटिक्स। तो पेपर में आएगा तो जैसे हम कहानी सुनाए हैं वैसे लिख देना। एक चीज ध्यान रखना, स्टेप बाय स्टेप लिखना, समझो? स्टेप बाय स्टेप लिखोगे अगर आप लोग, नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। ठीक। अच्छा, उसके बाद देखिए बच्चों, उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक है कि मतलब किस केमिकल से, मतलब किस लिविंग ऑर्गेनिज्म से कौन सा केमिकल ऑब्टेन्ड होता है। इतना मिटा दे कि नहीं? आप लोग एक बार लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम मिटाने चल रहे हैं। फिर देखिए बच्चों, अगला हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या है हमारा? मेन जो हेडिंग होगा अगला वाला, उसका नाम क्या है? उसका नाम है सम ऑर्गेनिक एसिड। पेपर में आने की प्रोबेबिलिटी तो बहुत कम है इसकी। सम ऑर्गेनिक एसिड। उसके बाद क्या है? मेड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कुछ ऐसी ऑर्गेनिक एसिड जो जिंदा लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनाई जाती हैं, क्योंकि हम इस चैप्टर में कुछ खरीद नहीं रहे हैं, जो भी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना रहे हैं या बनवा रहे हैं। तो एक प्रकार का पहला चीज तो लिखिए। पहला चीज क्या है? सबसे कॉमन जो इंपॉर्टेंट है, लैक्टिक एसिड, या इस साइड हम लोग देखिए, इस साइड हम लोग क्या, अच्छा चलिए जैसे यहाँ लिखा है इस साइड ऑर्गेनिक एसिड लिख लेते हैं, इस साइड जो उसको लिविंग ऑर्गेनिज्म बना रहा है उसका नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला लिखिए, पहला चीज क्या बन रहा है? लैक्टिक एसिड। अच्छा, लैक्टिक एसिड कौन बना रहा था भैया? पिछले में बताए थे, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। अच्छा, अगर किसी को कोई शक हो कि हम दूसरे का नोट्स पढ़ा रहे हैं या कोई और चीज कर रहे हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे चले जाइए, या पर्सनल पिछले लेक्चर के वीडियो के स्टार्टिंग में हमने अपना पर्सनल व्हाट्सएप नंबर दिया है, उस पे आके हमको मैसेज करिए। पूरे चैप्टर का, जो चैप्टर जिस टाइम पढ़ाएंगे उसका पूरा नोट्स अपने हाथों से बना के, विधिवत डिजाइन करके, एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन को तोड़ मरोड़ के आपके लिए नोट्स लेके आए हैं। तो किसी का नोट्स उठाया नहीं गया है, बल्कि आपके लिए खुद का नोट्स बनाया गया है। ठीक। तो पहला जानवर जो है हमारा, पहला लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका नाम है जलेबी। जलेबी नहीं, LAB, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, या इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB भी कहते हैं। ये बनाता है लैक्टिक एसिड। अच्छा, दूसरा क्या है? दूसरा इसमें दिया गया है भैया, एसिटिक एसिड कौन बनाता है? एसिटिक एसिड किन चीजों में पाया जाता है बच्चों? खट्टे चीजों में, सोर चीजों में। ठीक। तो एसिटिक एसिड को कौन बनाता है? इसको बनाता है एसिटोबैक्टर। एसिटोबैक्टर एसिटाई, एक प्रकार की बैक्टीरिया है ये। क्योंकि बैक्टर, देखिए बैक्टर लिखा है तो बैक्टर से बैक्टीरिया याद कर लीजिएगा, और इसमें खुद ही बैक्टीरिया लिखा है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज क्या है? तीसरा चीज आपका है, एक चीज और इसमें दिया गया है जो क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है, जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। एस्परजिलस नाइगर। अच्छा, ये क्या चीज है? एस्परजिलस नाइगर क्या चीज है? एस्परजिलस नाइगर एक प्रकार का फंगी है, एक प्रकार का फंगी है। और ये जो फंगी है हमारा, ये दो एसिड बनाता है। एक का नाम है सिट्रिक एसिड, वही जो सिट्रस फ्रूट में पाया जाता है। सिट्रस मतलब खट्टा, खट्टे फलों में जो एसिड पाया जाता है सिट्रिक एसिड, उसे एक जिंदा फंगी भी बनाता है जिसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। और दूसरा चीज एक और बनाता है जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड। ग्लूकोनिक
कोनिक एसिड। तो आप लोग अपने नोट्स में विधिवत इसको लिखते चलिए, कोई दिक्कत है नहीं, आराम से। उसके बाद देखिए कुछ हमारे एंजाइम होते हैं, कुछ एंजाइम्स हैं जो इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का। मतलब ये एंजाइम अगर हम पढ़ लेंगे जैसे ही खत्म किए वैसे हमारे आधा चैप्टर खत्म हो गया। ठीक, तो सिर्फ 2 लेक्चर के अंदर हमारा आधा चैप्टर खत्म हो गया इसी स्पीड से। और तेज पढ़ा रहे हैं आप लोगों को, धीरे धीरे ही तो पढ़ा रहे हैं, इसी स्पीड से पूरा खत्म करवा देंगे। समझ में तो आ ही रहा है ना समझ में आए कोई चीज कमेंट में बताइए। ठीक, अच्छा कुछ एंजाइम है, जैसे क्या चीज कह रहा है एक एंजाइम होता है पहला जिसका नाम है लाइपेज। लाइपेज का काम क्या है, ये यूज होता है यूज इन डिटर्जेंट, जो हमारे घर में साबुन आता है, घड़ी है, निरमा है और ये रिन बार और तामझाम जो साबुन है, ये सब इन सब में यही लाइपेज नामक एंजाइम मिला होता है। अच्छा ये करता क्या है, ये और कुछ नहीं करता है, जो ऑयली स्टेन होते हैं, मतलब कपड़ों में जो दाग धब्बे होते हैं, कपड़ों में जो दाग धब्बे होते हैं उनको दूर करने में मदद करता है, उनको रिमूव करता है। फ्रॉम कहां से रिमूव करेगा, फ्रॉम क्लॉथ से रिमूव करेगा। अच्छा उसके साथ अच्छी चीज क्या है, अच्छी चीज ये है कि इसको बनाता कौन है, कि इसको बनाते हैं 2 चीज, कौन कौन, 2 फंगी। एक फंगी का नाम है, एक पहले फंगी का नाम है कैंडिडा और दूसरे फंगी का नाम हो जाएगा भैया जियोट्राइकम। अगर ये चीजें थोड़ी कम अच्छी लग रही हो या पढ़ने में समझ में आ रहा हो, एंजाइम वाला पार्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, आप यहीं से वीडियो को क्विट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर 100 में 100 पाना चाहते हैं तो देखते रहिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद में एक चीज कंडीशन क्या है, कंडीशन एक होता है भैया एमाइलेज। एमाइलेज क्या है, एमाइलेज भी एक प्रकार का बहुत बेहतरीन तरीके का एंजाइम होता है। क्या नाम है, एमाइलेज। अच्छा इसका काम क्या है एमाइलेज का, एमाइलेज का काम तो और बहुत ज्यादा कुछ नहीं होता है। जो स्टार्च होता है, स्टार्च जानते हैं ना, जो आलू वालू में पाया जाता है, स्टार्च को ये डिग्रेड करता है, स्टार्च को डिग्रेड मतलब तोड़ देता है स्टार्च को। अच्छा स्टार्च को तोड़ देगा एमाइलेज, लेकिन एमाइलेज हमको मिलेगा कहां से, तो एमाइलेज हमको 2 जगहों से मिलता है। पहली जगह क्या है, पहला है एक प्रकार का फंगी, और फंगी का नाम है भैया हमारा, जिसका फंगी का क्या नाम है, फंगी का हमारे नाम है एस्परजिलस। अच्छा एस्परजिलस, और भी कुछ याद कर लेगा फंगी का नाम, अगर याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं एक फंगी का नाम जिसका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम भी एक फंगी है, उसको याद कर लीजिएगा। लास्ट में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी एंजाइम का है तीसरा, इधर लिख दे रहे हैं, मिटाने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा अगर इसको इरेज करेंगे। तीसरा हमारा होता है क्लैरिफाइंग ऑफ जूस, तीसरा हमारा है क्लैरिफाइंग ऑफ जूस। ये क्या होता है सर, क्लैरिफाइंग ऑफ जूस, जैसे हम लोग मार्केट से जो पीते हैं माजा या स्लाइस या पेप्सी, कोका कोला, इन सबको पीते हैं, कितना बेहतरीन होता है, मतलब स्वाद में नहीं, कितना साफ होता है। जैसे हम घर में जब आम का रस निकालते हैं, आम को पकड़ के हाथ से गाड़ते हैं उसको बढ़िया तरीके से, और शाम को जब उसको खाते हैं खाने के साथ तो बड़ा बढ़िया लगता है, लेकिन उसमें आम के बाल रहते हैं और भी चीजें रहता है। लेकिन वही जब मार्केट में हम पीते हैं तो किस चीज से उसको क्लैरिफाई किया जाता है, तो क्लैरिफाइंग ऑफ जूस 2 चीजों से होता है, जिसमें पहला चीज हमारा यूज होता है जिसका नाम है प्रोटीएज। पहला चीज क्या है, प्रोटीएज यूज होता है, और प्रोटीएज के साथ साथ भैया यूज क्या होता है, प्रोटीएज के साथ साथ हमारा यूज होता है एस्परजिलस। अच्छा ये दोनों चीज क्या है सर, ये दोनों चीज सर हमारे एंजाइम है। अच्छा अगर ये मान लीजिए सर एंजाइम है तो एंजाइम का काम क्या होगा, तो देखिए ध्यान से समझिए। तो जूस को क्लैरिफाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोटीएज नामक एंजाइम, और ये एंजाइम हमको मिलता है एस्परजिलस नामक फंगी से। जूस को क्लैरिफाई साफ करने के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोटीएज नामक एंजाइम, और ये एंजाइम हमको मिलता है एस्परजिलस फंगी से।
प्रोटीएज के साथ साथ एक और एंजाइम यूज होता है जिसका नाम होता है पेक्टिनोज। पेक्टिनोज, अच्छा ये पेक्टिनोज किससे मिलता है? ये खुद एक एंजाइम है। अच्छा मिलेगा भैया कहां से? तो पेक्टिनोज हमारा जो एंजाइम है मिलता है हमको एस्परजिलस, बिल्कुल से ये भी हमको एस्परजिलस नामक फंगी से मिल जाएगा। तो इसको याद करना बड़ा आसान हो गया कि प्रोटीएज एंड पेक्टिनोज दोनों जो हैं ये एस्परजिलस नामक फंगी से ही हमको मिल जाते हैं। लास्ट में अगर हम बात करेंगे दो चीज का, एक चीज हमारा, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं। लास्ट में देखिए बच्चों दो चीजें और हमारी बची हैं थोड़ी सी। एक हमारा है, पहला चीज क्या है? पहला है हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज, इसको ध्यान से समझिए। और एक हमारा दूसरा, मतलब दो चीजें बची थी ना, तो इनमें दो लिख दिया है। दूसरा हमारा क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए। अच्छा स्ट्रेप्टोकाइनेज क्या होता है? तो जो हमारा स्ट्रेप्टोकाइनेज है, मान लीजिए शरीर में कहीं कभी खून का थक्का जम गया, क्या कह रहा है? अगर बॉडी में क्लॉट बस्टर हो गया, खून का थक्का जम गया, अच्छा क्लॉट बस्टर करवाने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें यूज करना होगा स्ट्रेप्टोकाइनेज नामक एंजाइम का। ये है एंजाइम जो बॉडी में जाएगी तो तुरंत भैया जो खून का थक्का जमा है खत्म हो जाएगा। खून का थक्का अगर जम जाता है तो आदमी को हार्ट अटैक आ जाता है, जिससे बहुत लोगों की मृत्यु भी हो जाती है। तो उस कंडीशन में हम यूज करते हैं स्ट्रेप्टोकाइनेज का। अच्छा ये मिलेगा हमको कहां से? एंजाइम हमको कहां से मिलेगा? तो स्ट्रेप्टोकाइनेज हमको मिलता कहां से है? ये मिलता है स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से भैया हमको ये मिल जाता है। और लास्ट में एक कंडीशन है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। एक प्रकार का, मान लीजिए कभी आपका नहीं, मान लीजिए कोई आदमी था, उसकी बेचारे की खराब हो गई किडनी। क्या खराब हो गई? किडनी। तो जब उसकी किडनी खराब हो गई तो किडनी निकलवा के बदलवाएगा, लेकिन जब वो किडनी बदलवाएगा तो दूसरे की ही तो लगवाएगा, क्योंकि उसकी खुद की तो खराब हो गई है। अगर दूसरे की किडनी लगवाएगा ना तो उसकी बॉडी इतना जल्दी एक्सेप्ट नहीं करेगी। बॉडी कहती है कि ये तो दूसरे का सामान है, इसको हम क्यों एक्सेप्ट करें, ये हमारा थोड़ी है, हम इसको एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। अगर बॉडी एक्सेप्ट करने से मना कर देगी तो कुछ दिन तक उस व्यक्ति के इम्यून सिस्टम को हम डाउन करके रखेंगे। हम कहेंगे इसकी इम्यूनिटी को थोड़ा डाउन कर दो, जी बॉडी आराम से इसको एडजस्ट कर ले। अगर एडजस्ट कर लेगी तब क्या कंडीशन होगा? उसका काम बन जाएगा। यही छोटा सा कंडीशन हम करने के लिए यूज करते हैं साइक्लोस्पोरिन ए का, जिसको हम लोग यूज करते हैं इम्यूनो सप्रेसिंग एजेंट के तहत। यूज मेनली कहां होता है? यूज होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। कहां यूज होता है भैया? ऑर्गन ट्रांसप्लांट में। अच्छा सर जी इसका एक आध और कुछ बता दीजिए इसके बारे में थोड़ा बहुत। ये मिलता है हमको ट्राइकोडर्मा फंगी से। कहां से? ट्राइकोडर्मा फंगी से ऑब्टेन्ड होता है। यहाँ पे हमारा आधा चैप्टर खत्म हो गया। इसके बाद बचा है माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब माइक्रोब्स इन एसटीपी। और उसके बाद में थोड़ा सा और बचा है बायो इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड और भी जो साइड फाइड है सब खत्म कर देंगे। तो परेशान ना होइए, लेक्चर में अंत तक बने रहिए। चैप्टर को कंप्लीट करवाने की जिम्मेदारी हमने ली है तो करवा के ही जाएंगे, उसके लिए निश्चिंत रहिए। लास्ट तक अगर आप बने हैं, समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा। बिना नोट्स के आपका काम नहीं होगा, क्योंकि समझाने की स्पीड हमारी तेज है। क्यों? ताकि सिलेबस टाइमली कंप्लीट हो जाए, और सिलेबस ही ना कंप्लीट हो आपका, हम और भी आगे कुछ आपके बारे में सोच पाए, मॉडल पेपर ऊपर सॉल्व करवा दे, तभी तो नंबर आ पाएंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय।